Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक 2012 रिलीज्ड साइकोलॉजिकल मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है ईगल वॉक। इस कहानी की शुरुआत होती है 1971 के एक रात से, जहां हम तीन टीनेजर्स एलियट और उसके दो बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स को रात के अंधेरे में देखते हैं चोरी छुपे एक लेक को पार करके एक जंगल में एंटर करते हुए। ये लोग असल में द ईगल वॉक नाम के एक समर कैंप पे आए थे जो लेक के उस पार था। इस पार के जंगल में आना तो उनके लिए परमिटेड भी नहीं थी, लेकिन कैंपिंग के दौरान एक रात एलियट को एक लोकल फोकलोर के बारे में पता चला जो काफी इंटरेस्टिंग तो था मगर बिलीवेबल बिल्कुल भी नहीं। तो उसने ठान लिया कि वो आज ही इसका रियलिटी चेक करके रहेगा। और वो अर्बन लेजेंड ये था कि लेक के उस पार वाले जंगल में एक बीस्ट रहता है, हाफ ह्यूमन एंड हाफ एप, अपने रेस का वन एंड ओनली आखिरी मेंबर। वो जंगल उसका इलाका है, इसीलिए वहां जनरली कोई नहीं जाता, लेकिन वो तो इस पार आ सकता है ना। इसीलिए उस बीस्ट को कंट्रोल में रखने के लिए वहां पर रहने वाले नेटिव लोगों ने उस पार के जंगल में एक सीक्रेट पोल बनाया। वैसे दिखने में तो वो बस एक बहुत ही सिंपल वुडन ब्लॉक जैसा था, मगर उसके अंदर ऐसे कुछ शक्तियां मौजूद थी जिससे उस पोल ने जंगल के चारों तरफ एक इनविजिबल वॉल बना दिया जिसे तोड़ पाना उस बीस्ट के लिए पॉसिबल नहीं था। वो उसी जंगल में कैद रह गया और इस बार वो नेटिव लोग शांति से अपना जीवन बिताने लगे। वक्त बीता, सदियां बीती, इवन वो लोग भी इस जगह को छोड़कर चले गए, मगर वो पोल वैसा की वैसा ही रह गया। काफी लोगों ने दूर से उसे देखा भी, मगर वो बीस्ट फिर कभी किसी को नजर नहीं आया। धीरे धीरे ये बात एक मिथ में कन्वर्ट हो गई। फिर भी आउट ऑफ फियर एंड आउट ऑफ रेस्पेक्ट उस जगह को आउट ऑफ लिमिट ही रखा गया। इवन इस समर कैंप पे आने वाले सभी को भी पहले ही नोटिफाई किया गया था। भले ही वो बीस्ट ना हो, मगर जंगली जानवर भी तो हो सकते हैं ना। लेकिन एलियट ने इसे मजाक में ले लिया और खेल खेल में ही रात के अंधेरे में अपने तो दोस्तों के साथ निकल पड़ा अपना मिशन पूरा करने। उसे लगा गया ही होगा ज्यादा से ज्यादा उनके लिए एक एडवेंचर हो जाएगा। इनफैक्ट वो तो इतना एक्साइटेड हो गया था कि अपने साथ एक कुल्हाड़ी भी ले आया, क्योंकि वो इस मिथ को टेस्ट करना चाहता था। और यही उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने सीक्रेट एंशिएंट पोल को तोड़ डाला, ये समझे बिना ही कि इसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। लेकिन उस रात उस पोल के गिरने के बाद एग्जैक्टली क्या हुआ वो किसी को पता नहीं चला। लोगों को बस जंगल से एलियट की चीखें सुनाई दी, और जब सभी उस आवाज को फॉलो करते हुए उस पोल के पास जा पहुंचे, उन्हें मिली दो लाशें, एलियट के दो बेस्ट फ्रेंड्स के। किसी ने बहुत ही बेरहमी से कुचला था उनके शरीर को, हर जगह से खून निकल रहा था उनका, मगर खुद एलियट को खरोच तक नहीं आई थी। फिजिकली बिल्कुल सही सलामत था वो, मगर मेंटली एक बहुत बड़ा शॉक लगा था उसे। अपने दोस्तों को अपने आंखों के सामने मरते जो देखा था उसने। जंगल में डिसओरिएंटेड हालत में भटक रहा था बेचारा। तो ऐसे में उसके बातों को किसी ने सीरियसली नहीं लिया, उससे ज्यादा पूछताछ भी नहीं की गई, यह सोचकर कि शायद ट्रॉमा की वजह से वो उल्टा सीधा बोल रहा है। एंड एज द रिजल्ट इस हमले को बेयर अटैक का नाम दे दिया गया, क्योंकि उन लाशों पर जो घाव थे, जो खरोचों के निशान थे, वो उसी तरफ इशारा कर रहे थे। और इस साइट को इनडेफिनेट टाइम के लिए बंद भी कर दिया गया। लेकिन असली सच तो सिर्फ एलियट को ही पता था। वो बिल्कुल पॉजिटिव था। उसने उस रात जंगल में जिसे देखा था वो कोई भालू नहीं था, लेकिन किसी ने उस पर यकीन ही नहीं करी। तो उसने भी और किसी से शेयर करना बंद कर दिया, खुद को सबसे दूर कर लिया, मन ही मन घुटता रहा, अपने आप से ही लड़ता रहा। और ऐसे ही बीत गए पूरे 10 साल। इतने दिनों में गवर्नमेंट के तरफ से बहुत स्कैनिंग हुई, सर्च टीम ने बहुत ढूंढा, लेकिन किसी को इस जंगल में कोई जानवर नहीं दिखा, जो काफी सरप्राइजिंग था। फाइनली अथॉरिटी ने उस साइट को रीओपन करने की डिसाइड करी और पास में एक रेंजर स्टेशन भी ओपन किया गया, जहां एक डेसिग्नेटेड फॉरेस्ट ऑफिसर को अपॉइंट किया गया 24/7 उस जंगल पर नजर रखने के लिए। सभी अरेंजमेंट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके थे। अभी बस इंतजार था स्टूडेंट्स और उनके टीम लीडर्स के आने का। एज प्रॉमिस्ड वो लोग 2 दिन पहले ही कैंप साइट पहुंच जाते हैं। हम मिलते हैं नील्स, ब्रिजेट, जिल एंड मेट से। उनसे प्रॉमिस किया गया था कि कैंप डायरेक्टर भी उन्हें वही मिलेंगे और वही उन्हें बाकी का काम समझाएंगे। लेकिन बहुत बार आवाज लगाने के बाद भी उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और तो और वहाँ सब कुछ ज्यादा ही क्लमसी भी लग रहा था, ऐसे कई दिनों से मेंटेन नहीं हुआ, जो कि होना नहीं चाहिए था।
डायरेक्टर को तो अब तक आ जाना चाहिए था। मजबूरन सभी इंतजार करने की डिसाइड करते हैं एंड इन द मीन टाइम सबके अनजाने में ही कैंप में एंटर करता है एक स्ट्रेंजर। मगर वो सबकी तरह सामने से एंटर नहीं करता, बल्कि पीछे वाला रास्ता चूज करता है जो जंगल के अंदर से था। वो लेक को पार करके डायरेक्टली उस टूटे हुए पुल के पास जा पहुंचता है और वहीं पर बैठकर कुछ सोचने लगता है। दूसरी तरफ उधर तब तक सभी बैठे बैठे बोर हो चुके थे। वैसे भी यहाँ का माहौल कुछ ज्यादा ही क्रीपी था। कोई जंगल इतना शांत हो सकता है इसका तो कोई आइडिया ही नहीं था उन्हें। तो सभी अलग होकर अपने अपने काम पे निकल पड़ते हैं। मिच जाता है किचन में कुछ खाना ढूंढने, ब्रिजेट एंड नील जाते हैं लेक में मजे करने एंड जिल जाते हैं इस जगह को एक्सप्लोर करने। भले ही ये जगह उसके लिए नई नहीं थी, 10 साल पहले भी एक बार आ चुकी थी वो, फिर भी उसे देखना था सब कुछ सेम ही है या बदल गया है। और इसी प्रोसेस में पता नहीं क्यों वो भी उसी पोल के पास जा पहुंचती है और वहां पर बैठा शख्स को देखकर चौंक उठती है, क्योंकि इसे तो वो जानती है। ये एलियट है, उसका दोस्त, जो 10 साल पहले उस हादसे के रात उससे बिछड़ गया था। फिर कभी दोनों का कांटेक्ट ही नहीं हुआ। अब इतने सालों बाद उसे ऐसे सामने देख एक बहुत बड़ा झटका लगता है। जिल को खुशी भी होती है, लेकिन एलियट तो उसे पहचान ही नहीं पाता। उसके मुंह पर इनकार करता है, लेकिन उसका बर्ताव कुछ और ही कह रहा था, एज इफ वो डेलिबरेटली उसे इग्नोर कर रहा है। मगर क्यों? बहुत खराब लगता है जिल को, लेकिन वो कुछ समझ पाए या एलियट को कन्फ्रंट कर पाए इससे पहले उधर एक कांड हो जाता है। जब ब्रिजेट एंड नील लेक के पानी में रोमांस कर रहे थे तो कहीं से एक लाश आकर टकराती है उनसे। डर के मारे हालत खराब हो जाती है उनकी। दोनों जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं, जिसकी आवाज से तुरंत ही सभी जाकर इकट्ठा होते हैं लेक के पास। लाश की हालत सच में इतनी खराब थी जिससे उसे पहचान पाना ही मुश्किल हो रहा था। एक तो पानी में डूबने की वजह से लाश बहुत ज्यादा फूल चुकी थी, ऊपर से कुछ हिस्से पिघलने भी लगे थे। बट फॉर्चुनेटली उनके कपड़े तब भी इंटैक्ट थे, पहचानने लायक थे, जिससे सबको समझ आ जाता है ये आदमी ही इस कैंप के डायरेक्टर थे जिनका इंतजार कर रहे थे वो लोग। लाश की हालत से ये तो साफ था कि इनके मौत को एटलीस्ट 3-4 दिन तो हो चुकी है, मगर मौत कैसे हुई उसका कोई आइडिया नहीं था किसी को। मे बी ये कोई एक्सीडेंट था या फिर सुसाइड या फिर मर्डर। ऐसे सुनसान इलाके में एक ऐसा हादसा, ऑब्वियसली सब भी अंदर से हिल चुके थे। कोई यहाँ एक और पल भी रहना नहीं चाहता था, लेकिन पुलिस को तो इन्फॉर्म करना ही होगा ना। तो जिल कॉल करने जाती है, लेकिन कैंप के सारे फोन्स डेड थे। तो वो नील से कहती है उसे अपने गाड़ी में रेंजर स्टेशन तक लिफ्ट देने के लिए, लेकिन उसके गाड़ी में तेल ही नहीं था। लेकिन वो बाय फुट जाने के लिए राजी था, जिस पर एलियट इमीडिएटली मना कर देता है, क्योंकि बहुत जल्द शाम ढलने वाली है और अंधेरे में यह जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अपने एक्सपीरियंस से तो इतना पता है उसे। तो वो उल्टा ये सजेस्ट करता है कि उसने कैंप के पीछे एक ट्रक देखा है, हो सकता है वो इसी आदमी का है और मे बी उसकी चाबी अभी भी इसके पॉकेट में है। लेकिन उससे चेक करने की हिम्मत किसी में नहीं थी और पॉकेट्स को देखकर लग भी नहीं रहा था कि उनमें कुछ है। अगर होता तो लाश को निकालते वक्त ही उन्हें पता चल जाता। ऐसे भी एक ही रास्ता बचा था उनके पास, उन्हें आज की रात इंतजार करना होगा और कल सुबह कैंप के अंदर से कोई स्मोक फ्लेयर्स ढूंढ के उसे जला के सिग्नल भेजना होगा, जिससे रेंजर स्टेशन से कोई उसे देख ले और उन्हें रेस्क्यू करने आए। और नील्स अगर चाहे तो कल अर्ली मॉर्निंग भी निकल सकता है। भले ही यहाँ आसपास कई माइल्स तक सिर्फ जंगल है, नियरेस्ट रेंजर स्टेशन भी 15 माइल्स की दूरी पर है, तो क्या वो चलकर इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा? बात तो बिल्कुल सही थी, इसीलिए नील्स और आर्ग्यू नहीं कर पाता। उसे एलियट की बात माननी ही पड़ती है, स्पेशली जब उसके अपनी गर्लफ्रेंड भी उसका साथ नहीं दे रही हो तो। और अकेले जाने की हिम्मत उसमें तो नहीं थी। ऑफ कोर्स जंगल से बेहतर तो ये कैंप है। तो सभी उस रात रुकने का फैसला लेते हैं, ये सोचकर कि ये जगह सेफ है। मगर क्या उनका ये शेल्टर सच में सेफ था? शायद नहीं। इसका सबूत हमें अगले सीन में ही मिल जाता है, जहां हम मिच को देखते हैं किचन में खाना ढूंढते हुए। वो कैंप के काफी अंदर घुस चुका था, इसलिए उसे ब्रिजेट की चीखें सुनाई नहीं दी। उधर किचन की हालत भी बहुत खराब थी, किसी ने सब कुछ तहस नहस करके रखा था, कुछ भी खाने लायक बचा नहीं था वहां। ऐसे में अचानक उसकी नजर पड़ती है पैंट्री की तरफ, जिसका दरवाजा खुला था। तो वो जाता है अंदर, मगर अंदर उसे जो देखता है उसका एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं था। उस पैंट्री के अंदर कोई फूड, बर्तन या किचन का कोई सामान नहीं था, बस घास थे और छोटे बड़े लकड़ी के टुकड़े भी।
मिच को काफी अजीब लगता है कि इस पागल ने यहाँ ये सब जमा किया होगा। वो लाइट ऑफ करके फिर से वापस जाने लगता है और ठीक तभी उसे अजीब सा अनकंफर्टेबलनेस हिट करता है। उसका सिक्स्थ सेंस कहता है कोई है जो उसे देख रहा है। कॉर्नर वाले अंधेरे में छुपकर मिच की नजर भी उसी तरफ पड़ती है, मगर अंधेरा इतना घना था वहां कि उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता। बस धुंधला सा कुछ हिलते हुए नजर आता है मिच को, और जब वही चीज पलके झपकाती है डर से पत्थर बन जाता है मिच। भागना चाहकर भी भाग नहीं पाता और देखते ही देखते उस अंधेरे से एक ह्यूज क्रिएचर निकल आता है जो उसे कुचल कर मार डालता है। और हम समझ पाते हैं ये वही मिथिकल क्रिएचर है जिसने 10 साल पहले उस रात उन 2 बच्चों का खून किया था, जिस हादसे की वजह से इस कैंप को क्लोज किया गया था। लेकिन वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है, ये किसी को पता नहीं था। उधर देखते देखते शाम हो जाती है और ब्रिजेट जाती है नहाने। कुछ टाइम बाद उसे अचानक बाहर किसी की फुटस्टेप सुनाई देती है, जिससे उसे लगता है ये जरूर नील होगा, जरूर वो कोई प्रैंक करने का प्लान कर रहा होगा। लेकिन बाहर निकलते ही उसकी हंसी गायब हो जाती है जब उसे आधे अंधेरे कॉरिडोर में एक ह्यूज फिगर नजर आता है और एक अनजान डर से कांप उठता है उसका पूरा शरीर, क्योंकि ना ये नील्स हो सकता था ना कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ब्रिजेट के कदम जैसे अपने आप ही भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन दरवाजे की तरफ नहीं, उस तरफ तो वो क्रिएचर था। तो मजबूरन उसे कॉरिडोर के एंड की तरफ भागना पड़ता है और वो जाके लास्ट बाथरूम में एक कोने में छुप जाती है। बहुत मुश्किल से अपने सांसों को होल्ड कर रखती है जिससे जरा सा भी कोई आहट ना हो। लेकिन कब तक, वो तो बिल्कुल कॉर्नर्ड हो चुकी है। तो उस क्रिएचर के उसे पार करते ही ब्रिजेट दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश करती है इस उम्मीद में कि शायद वो बच जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। उसके 2 कदम आगे जाते ही वो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और बहुत ही बेरहमी से पटक पटक के मार डालता है उसे। उधर एट द सेम टाइम हम नील्स को देखते हैं एक शेड में जिल से बात करते हुए। वो उसे मिच को ढूंढने के लिए कह रही थी, मगर नील्स उल्टा उसी से फ्लर्ट करने लगता है और तो और फोर्सफुली उससे इंटीमेट होने की कोशिश भी करता है, जो जिल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो उसे रोकती है लेकिन वो रुकता ही नहीं। आज सुबह से उस पर नजर जो थी। फाइनली एलियट को इंटरप्ट करना पड़ता है, तब जाके नील पीछे हटता है। बेचारे की ईगो को बहुत ठेस पहुंची थी, उसे पहली बार किसी लड़की ने मना किया था, तो वो फाइनली अपने गर्लफ्रेंड के पास वापस जाने का ही डिसाइड करता है। लेकिन वो थी कहाँ? नील्स को लगा था ब्रिजेट जरूर अभी भी नहा रही है, तो वो बाथरूम की तरफ जाता है। लेकिन वहां एंटर करते ही उसे ब्रिजेट की लहूलुहान लाश दिख जाती है, मगर उसे भागने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि वहां से निकलते ही वो मॉन्स्टर नील्स पर हमला करके उसे मार डालता है, एक झटके में उसके शरीर का टुकड़ा करके। कैंप में इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन एलियट और जिल को इसकी भनक तक नहीं थी। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके 3 दोस्तों की मौत ऑलरेडी हो चुकी है और उनके जान को भी शायद खतरा है। लेकिन इस कैंप में लौटने का एक फायदा तो होता है इन दोनों को, उनकी दोस्ती, उनके एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स लौट आते हैं। असल में 10 साल पहले ये दोनों एक दूसरे को पसंद किया करते थे, एक साथ ही समर कैंप पे भी आए थे। लेकिन उस रात एलियट के साथ क्या हुआ, असलियत में क्या हुआ, वो जिल को नहीं पता। बाकी सबकी तरह उसने भी एलियट के बातों को हेलुसिनेशन के नाम पे ठुकरा दिया था, जिससे एलियट भी उससे दूर हो गया था। उससे सारे कांटेक्ट तोड़ दिया था एलियट ने, लेकिन उसे कभी भुला नहीं पाया। इवन आज सुबह भी जिल को देखकर पहली नजर में ही पहचान लिया था एलियट ने। बस भूलने का नाटक कर रहा था, क्योंकि शायद वो अपने पास्ट को भुलाना चाहता था और उससे जुड़े सारे शख्स को भी। लेकिन जिल उसे भूलने दे तब ना, जब उसे पता चलता है एलियट अभी भी खुद को गुनहगार मानता है, वो उल्टा उस पर चिल्लाने लगती है, उसे फोर्सफुली कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उसका सच एक झूठ है। उस रात किसी मॉन्स्टर ने उन पर हमला नहीं किया था, वो एक बेयर अटैक था जिसमें एलियट की कोई गलती नहीं। एट सम पॉइंट एलियट शायद इस बात को मान भी लेता है और बहुत दिनों बाद उसे खुशी भी महसूस होती है। दोनों फिर से करीब आने लगे थे, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। जब दोनों एक साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे तो अचानक ही एलियट को एक आवाज सुनाई देती है, ऐसे कोई उनके रूफटॉप पर चल रहा हो। काफी भारी फुटस्टेप्स थे। अचानक ही उसका ट्रॉमा फिर से लौट आता है और वो अपने कांपते हुए कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इस बार भी जिल ही उसकी मदद करती है, कहती है ये जरूर मिच होगा, उसकी आदत है लोगों को ऐसे डिस्टर्ब करना।
इवन अपनी बात साबित करने के लिए वो खुद दरवाजा खोलने भी जाती है, बट सरप्राइजिंगली उसे बाहर कोई दिखता नहीं। उसे लगता है मिच जरूर कहीं छुप गया होगा, तो वो रिलैक्स्ड हो जाती है और एलियट भी। मगर अगले ही पल एक जोर का झटका महसूस होता है उन्हें, जैसे उनके छत पर कोई बहुत बड़ी चीज गिरी हो या किसी बहुत बड़े जानवर ने छलांग मारा हो। सारे लैंप्स एक साथ हिलने लगे थे और साथ में पूरा कमरा भी कांप उठा था। अब ये सब तो मिच नहीं कर सकता ना। इस बार जिल भी कोई तसल्ली दे नहीं पाती, शायद उसे भी मन ही मन अनहोनी का एहसास हो चुका था। इसीलिए एलियट जब एक खिड़की को बंद करने जाता है, जिल और उसके पीछे नहीं जाती, इंस्टेड कमरे के दूसरी तरफ जाने लगती है। मगर वो नोटिस नहीं करती उसके पीछे भी एक खुली खिड़की है और वो पीछे हटते हटते ग्रेजुअली उसी तक पहुंच चुकी है। ऐसे रिजल्ट उस तरफ एलियट जब खिड़की से झांक कर बाहर देखने की कोशिश कर रहा था, तो इस तरफ अचानक ही वो क्रिएचर जिल पर हमला कर देता है। खिड़की के अंदर हाथ डाल के उसे पकड़ लेता है। एलियट कुछ नहीं कर पाता। हाँ, वो जरूर कुछ देर उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो एनफ नहीं था। जिल बार बार चिल्लाती रहती है, उससे रिक्वेस्ट करती रहती है उसका हाथ ना छोड़ने के लिए, लेकिन एलियट तो जैसे पहले ही हार मान लिया था। वो अपना 100% देता ही नहीं। उसके आंखों के सामने वो क्रिएचर जिल को खींचकर बाहर जंगल में ले जाता है और फिर पेड़ पर पटक पटक के उसकी हड्डी पसली एक कर देता है। मगर एलियट हिलता तक नहीं, बस खड़े खड़े देखता रह जाता है। ये सिर्फ उसकी बेबसी नहीं थी, कुछ और भी चल रहा था उसके अंदर। और वो क्रिएचर भी जैसे जिल के साथ कुछ ज्यादा ही वायलेंटली पेश आ रहा था। ऑलरेडी मर चुकी थी वो, उसके लाश की हालत भी खराब हो चुकी थी, फिर भी वो क्रिएचर नहीं रुकता। एलियट को दिखा दिखाकर वो अपने पाँव से भी उसे कुचलने लगता है, ऐसे एलियट के सामने अपनी ताकत दिखा रहा हो। एलियट को पता था अब उसकी बारी है, या तो उसे भागना होगा या फिर लड़ना होगा, लेकिन शायद उस बीस्ट को चुनौती देने का ख्याल भी उसके मन में नहीं आता। उल्टा वो भागता है कैंप के पीछे की तरफ और एक स्मोक फ्लेयर ढूंढ के बेड के नीचे छुप जाता है। तब तक वो क्रिएचर भी उसके पीछे पीछे वहां आ पहुंचा था। हर एक बेड को उठा के चेक कर रहा था वो। तो एलियट भी मौका मिलते ही बाहर दौड़ लगाता है, किसी तरह लेक तक पहुंच के एक बोट पे चढ़ के भागने की कोशिश करता है। तब तक सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी में रात का अंधेरा दूर हो चुका था और एलियट के अंदर का अंधेरा भी। अचानक ही उसे 10 साल पहले की वो रात याद आ जाती है और हम रूबरू होते हैं इस कहानी के एक अनजान पहलू से। हमें पता चलता है उस रात उस हमले से वो एक्सीडेंटली या फॉर्चुनेटली बच नहीं गया था। एक्चुअली उस रात उसे क्रिएचर ने उसके 2 दोस्तों के साथ साथ उस पर भी हमला किया था, लेकिन सिर्फ वही बच गया था क्योंकि उसने उससे लड़ने की कोशिश करी थी। समहाउ वो क्रिएचर डर गया था उससे। अब वो उसके हाथ के कुल्हाड़ी के वजह से हो या फिर उसकी हिम्मत के वजह से, वो तो नहीं पता, लेकिन उस रात अगर एलियट चाहता तो इस बात का फायदा उठा सकता था, आसानी से भगा पाता उस क्रिएचर को और अपने 2 बेस्ट फ्रेंड्स को बचा सकता था। लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, उल्टा अपनी जान बचाकर भाग निकला वहां से। और यही वो बात है जो उसे इतने सालों से खाई जा रही थी। इस गिल्टी फीलिंग से कभी भाग नहीं पाया वो। इवन आज भी जब उसके सामने वो जानवर जिल को मार रहा था, तब भी उसे पता था अगर वो कोशिश करे तो शायद उसे भगा पाएगा, जिल को बचा पाएगा। उसे बस हिम्मत दिखानी है, डट का सामना करना है उसका, बस इतनी सी बात है। लेकिन उसने कोशिश ही नहीं करी, कायर की तरह खड़ा रहा वहां पर, एग्जैक्टली उस रात की तरह। आज भी शायद भाग निकलता वो, लेकिन अचानक ही उसके माइंडसेट में एक बदलाव आया। और कब तक भागेगा वो और कितनों को खोएगा? फाइनली वो लड़ने का डिसाइड करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता था वो जीत सकता है। उसे सीक्रेट पता है, होता भी यही। वो क्रिएचर भी शायद उसे पहचान चुका था। शायद उसे लगा था उस रात की तरह आज भी शायद वो एलियट को मार तो नहीं पाएगा, लेकिन भगा जरूर पाएगा। लेकिन उसी इंसान को अचानक उस पर वार करते देख घबरा जाता है वो क्रिएचर और कुछ ही देर में हार भी मान लेता है। इस बार तो उसे भागने का मौका भी नहीं मिलता। एलियट एक लकड़ी का टुकड़ा उसके सीने के आर पार कर देता है और वहीं पर इस मिथिकल क्रिएचर की मौत हो जाती है। आखिरकार अपने डर पर काबू पाना सीख लिया था एलियट ने और उसे खुद से भागने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बदले में काफी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी थी उसे। अपने सभी करीबी दोस्तों को खो दिया था उसने, मगर बाकी के लोग, मतलब मिच, ब्रिगेट, नेल, जिल और 10 साल पहले मरे एलियट के वो 2 दोस्त,
क्या उन्हें जस्टिस मिली? मे बी, एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। ये स्टोरी असल में एक सर्वाइवल थ्रिलर होने के साथ साथ एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी है, जहां हम एक कैरेक्टर के इनर स्ट्रगल को पहचान पाते हैं और क्लाइमैक्स में उसके ट्रू सेल्फ को इवॉल्व करते हुए भी देखते हैं। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी ये स्टोरी, और आपको? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।